हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लेक्चर स्क्रीनिंग परीक्षा 2025 के लिए प्रैक्टिस पेपर जो है सॉल्व कर रहे हैं, तो उस क्रम में इस प्रैक्टिस पेपर 1 की तीसरी वीडियो में हम आज पढ़ेंगे रीजनिंग और हिंदी से संबंधित क्वेश्चन आंसर। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट में टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं और सेकंड पार्ट में हम जो है जीके, जीएस और उत्तराखंड के बारे में पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, आज की तीसरी जो वीडियो यानी कि तीसरा जो पार्ट रहेगा वो रीजनिंग और हिंदी से संबंधित रहेगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर है 106 से। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक गाँव की जनसंख्या 5 वर्ष में 1,75,000 से बढ़कर के 2,62,500 हो जाती है तो जनसंख्या में प्रतिवर्ष होने वाली औसत प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, जनसंख्या है 1,75,000 और बढ़ के हो गई है 2,62,500। तो उसको माइनस करेंगे तो कितना यहाँ पर वृद्धि हुई है ये निकल जाएगा। 1,75,000 तो इसको हम माइनस करेंगे तो लगभग आएगा ये 87,500। 87,500 जो है वृद्धि हुई। तो दोस्तों, ये कितनी वृद्धि हुई आपकी? 87,500 कितनी में हुई? 5 वर्ष में हुई ना। तो हम क्या करेंगे, एक वर्ष में निकालने के लिए इसको 5 से भागा देंगे तो ये कितना आ जाएगा? लगभग 17,500 आ जाएगा। तो एक वर्ष में जो है वृद्धि रहेगी 17,500। अब हम निकालेंगे 17,500 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो टोटल कितनी थी हमारे पास? टोटल थे हमारे 1,75,000। तो हम क्या करेंगे, 17,500 भागा 1,75,000 का हम क्या करेंगे, परसेंट निकालेंगे। तो कितना आ जाएगा ये लगभग? तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10%। कितना आ जाएगा? 10% इसका आंसर आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है m+n अनुपात m-n इक्वल टू 7:3। तो m³ + n³ अनुपात m³ - n³ फाइंड करना है। तो दोस्तों, अनुपात का मतलब बट्टे हुआ, तो यानी कि m+n इक्वल अपॉन m-n इक्वल टू कितना हो गया? 7:3 हो गया। तो यहाँ पर हम अगर हम m को क्या रखें, यहाँ पर 4 रखें और n को क्या रखें, 3 रखें, तो क्या बन गया? 7 बन गया। तो m+n इक्वल टू 7 आ गया। उसी तरह से अगर हम m-n करेंगे, 4 - 3 करें तो क्या आएगा आपका? 1। तो यहाँ पर नहीं बन रहा है ये। तो हम क्या करेंगे, एक दूसरा ऑप्शन लेंगे। यहाँ पर 5 और 2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही बैठ जाएगा। m की वैल्यू निकल जाएगी और n की वैल्यू भी निकल जाएगी। अगर हम m की वैल्यू 5 लेते हैं और n की वैल्यू 2 लेते हैं तो 5 + 2 कितना हो गया? 7। और m की वैल्यू अगर हम लेते हैं 5 लेते हैं यहाँ पर और n की वैल्यू लेते हैं 2 लेते हैं तो कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पर भी आपका आंसर सही बैठ जाएगा। तो दोनों तरह से आंसर आपका सही आएगा। तो कहने का मतलब है m इक्वल टू हम रख सकते हैं 5 और n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। n की वैल्यू क्या जाएगी? 2। तो m और n की वैल्यू निकालने के बाद हम यहाँ पर निकाल लेंगे m³ + n³ बट्टे m³ - n³। तो रखेंगे वैल्यू, तो 5 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पर आपका 125 -3 का क्यूब हो जाएगा आपका यहाँ पर, नहीं सॉरी 2 का क्यूब होगा, 3 का क्यूब नहीं है। n की वैल्यू यहाँ पर 2 है, 2 का क्यूब रहेगा। तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा हमारा? 8 हो जाएगा। और नीचे भी क्या हो जाएगा? 125 बट्टे में भी और यहाँ पर भी 8। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने के बाद ये आएगा 133/117 यानी कि 133 अनुपात 117। तो ये आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 133 अनुपात 100। हाँ, तो बी ऑप्शन आएगा 117। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 500 का 7% वार्षिक दर से और 700 का 10% वार्षिक दर से और 1000 का 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष का कुल साधारण ब्याज निकालना है। तो इसको इस तरह से निकालेंगे। 500 रुपये का हम क्या है 7% की दर से, यानी कि 7% कितने तक लिया जा रहा है? 3 वर्ष तक लिया जा रहा है। तो कितना हो गया आपका? 7 × 3 यानी कि 21% हुआ ना एक तरह से। 3 वर्ष तक लिया जा रहा है। कितना लिया जा रहा है? 500। तो हम क्या करेंगे, 500 का 21% फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये
5 दूनी 10, 5 एकम 5, यानी कि 105 रुपये आ जाएगा। इसी तरह से हम निकाल लेंगे कितना 700 रुपये का भी, किसमें है 10% की, तो 10 गुणा 3 तो कितना आपका आ गया 30% आ गया। कितनी का लिया जा रहा है 700 का लिया जा रहा है, तो 700 गुणा हम 30% कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 7 यानी कि 210 रुपये आ जाएगा आपका। उसी तरह से आपका कितना है 1000 का है, 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष तक है, तो 3 वर्ष का मतलब हुआ 4 3 12% हुआ। हर साल क्या है 4 है, तो 3 साल में 12% हो गया। तो आपका कितने का कह रहा हुआ 1000 का, तो 1000 का हम क्या करेंगे 12/100 यानी कि 12% निकाल लेंगे, तो कितना जाएगा ये 12.120। तो इन सबको ऐड कर लेंगे, तो ऐड करने के बाद कितना आएगा ये 3 और 4 435 आपका ये ऑप्शन रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइकिल निर्माता जो है साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा देता है, तो बिकने वाली जो साइकिल्स हैं उनकी संख्या में 700% की जो है वृद्धि हो जाती है। आरंभ में निर्माता को 140% का लाभ भी प्राप्त हो रहा है, तो नया लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सपोज हम मान के चलेंगे कि एक जो साइकिल को बेचा 100 रुपये में मान के चलें, तो अब उसने प्रॉफिट कितना कमाया 140 का उसने प्रॉफिट कमाया, तो कितना प्रॉफिट हो गया यानी कि 240 का। अब वो कह रहा है जितने में बेचा उसमें क्या हुआ 50% में उसमें कमी आई, तो कमी आई का मतलब हुआ 240 का 50% कम कर देंगे, कितना आया 120 रुपये। तो दोस्तों यहाँ पर जो है साइकिलों की जो संख्या में तेजी आई वो कितनी आई 700% आई। हमने माना था पहले एक साइकिल थी, अब 700% बढ़ गई है, तो कितना हो गया 700% 7 हो गया। पहले कितनी थी एक और 7 मिलकर कितनी हो गई 8 साइकिल हो गई। अब माना एक साइकिल का कॉस्ट प्राइस कितना है 100 रुपये, तो 8 साइकिल का कितना हो जाएगा 800 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ उसको बेचने के बाद जो है 50% जो है घाटे में उसने बेची, तो कितना आया था 120, तो 8 साइकिल का जो होगा सेलिंग प्राइस जो होगा वो कितना हो जाएगा 120 गुणा 8 यानी कि आपका कितना आ जाएगा 960 हो जाएगा। और कॉस्ट प्राइस कितना है 800, तो कितने का लाभ हुआ 160 का लाभ हुआ, माइनस कर देंगे तो 160। प्रतिशत में निकालना है तो 160 कितनी थी साइकिलें 800/800 गुणा 100, तो सॉल्व करेंगे कितना जाएगा 20%, इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारस एक काम का 40% जो है 8 दिन में पूरा कर सकता है, और जबकि दीप्ति और पारस दोनों मिलकर के उस काम का 10% जो है 1 दिन में पूरा करते हैं। तो काम को पूरा करने के लिए अकेले अगर दीप्ति काम करेगी तो कितना समय लेगी। पारस एक काम को करता है, एक काम का 40% जो है 8 दिन में पूरा कर रहा है, दोनों मिलकर दीप्ति और पारस मिलकर उसी काम का जो है 10% जो है 1 दिन में कर रहे हैं। 1 दिन की बात हो रही है यहाँ पर, तो अकेली दीप्ति जो है उस काम को कितने समय में करेगी, 23 दिन में, 22 दिन में, 21 दिन में, 20 दिन में। तो आइए समझते हैं इसको कैसे करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए फॉर्मूला याद रखिए, कुल कार्य बराबर हो जाएगा यहाँ पर कुल 1 दिन का कार्य गुणा समय। तो हमको क्या करना है, कुल कार्य हम मान के चलेंगे कितना है, सपोज 100 है, समय हमको निकालना है। अब हमको एक दिन का कार्य पता नहीं है, तो 1 दिन का कार्य कैसे निकालेंगे, देखो पारस का पहले 1 दिन का कार्य निकालेंगे तभी हम दीप्ति का 1 दिन का कार्य निकाल पाएंगे। तो पारस का 1 दिन का कार्य कैसे निकालेंगे, 40/8 क्या कर देंगे 8 कर देंगे, क्योंकि 8 दिन का काम कितना है उसका 40% है, तो 40/8 कर देंगे तो 1 दिन का काम निकल जाएगा, यानी कि 5% काम करेंगे। कौन, पारस। अभी बताया था उसमें क्वेश्चन में कि पारस और दीप्ति जो है एक काम का क्या करते हैं वो 5, यहाँ पर देखिएगा दीप्ति और पारस मिलकर के उस काम का 10% जो है 1 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो अभी हमने निकाले पारस कितना कर सकता है 5 दिन में, तो 5% करता है, तो दीप्ति भी क्या करेगी 5% करेगी 1 दिन के काम को, क्योंकि दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं 1 दिन में 10% कर रहे हैं। पारस का हमने निकाल लिया 5%, तो दीप्ति भी कितना करेगी 5% करेगी। तो दीप्ति का भी जो काम हुआ 1 दिन का कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कितना निकल गया, अभी 5% निकल गया है। ठीक है, तो कुल कार्य बराबर 1 दिन का कार्य गुणा समय। तो यहाँ पर हम रखेंगे कुल कार्य, तो हमने क्या माना है 100 माना हुआ है, और यहाँ पर 5 निकल चुका है हमारा दीप्ति का भी कार्य, और समय निकालना। तो समय बराबर क्या हो जाएगा हमारा 100/5 यानी कि 20 दिन इसमें अपना जो है दीप्ति अकेले इस काम को करेगी 1 दिन में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिन और अनिल
चंडीगढ़ से 50 किलोमीटर दूर स्थित कालका की ओर एक ही समय में चलना शुरू करते हैं। सचिन की चाल अनिल की चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। किसकी कम है? सचिन की कम है, अनिल की ज़्यादा है, ठीक है, और सचिन की कम है। अनिल कालका तक पहुंचता है और तुरंत चंडीगढ़ के लिए वापस चलना शुरू कर देता है और मार्ग में जो है कालका से अगर 20 किलोमीटर दूर तक जाते हैं तो उसको सचिन मिल जाता है, फिर से मिल जाता है। तो सचिन की चाल ज्ञात करनी है। तो हम मान के सचिन की चाल जो है, सपोज सचिन की जो चाल है वो कितना है, मान लो x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अनिल की कितनी हो जाएगी? अनिल की कितनी हो जाएगी? सचिन से 6 किलोमीटर अधिक होगी, यानी कि x + 6 हम मान के चलेंगे किलोमीटर प्रति घंटा। और अनिल कितनी दूरी तय कर रहा है? 50 किलोमीटर तो ये रहा ही उसका, और 20 किलोमीटर ये, तो दूरी क्या हो जाएगी अनिल की? अनिल की जो दूरी हो जाएगी 50 + 20 यानी कि 70 किलोमीटर हो जाएगी। और सचिन कितनी दूरी तय करेगा? सचिन जो है उसको फिर दोबारा मिल रहा है ना, सचिन जो है उसको दोबारा मिल रहा है 20 किलोमीटर की दूरी पर, तो 50 तो चल ही रहा है, 20 पहले मिल जा रहा है उसको, तो 50 - 20 यानी कि 30 किलोमीटर चल रहा है सचिन, और अनिल चल रहा है 70 किलोमीटर। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय होता है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बट्टे चाल। तो सचिन के लिए भी लिखेंगे, सचिन के लिए क्या हो जाएगा? d1/v1, और अनिल के लिए क्या मानेंगे? दूरी को d2 और चाल को मानेंगे v2। और वैल्यू रिपोर्ट कर देंगे। सचिन की दूरी हमने बताई थी कितनी थी? 30 किलोमीटर थी, और चाल तो उसकी निकालनी है। और अनिल कितना गया था? 70 किलोमीटर, और उसकी जो चाल थी वो क्या थी? अनिल से सचिन से 6 किलोमीटर ज़्यादा। सचिन की कितनी है? v1 मानी थी, और इसकी कितनी हो जाएगी? 6 किलोमीटर ज़्यादा। अब v1 इसको निकाल लेंगे तो v1 आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो v1 बराबर आ जाएगा ये 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, 120 और 225 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसको इस तरह से ज्ञात करेंगे। सबसे पहले 2 से भागा देते हैं, 2 30 से भागा चला जाएगा 60 में, इससे चला जाएगा आपका 60 से चले जाएगा, 225 में नहीं जाएगा तो उसको ऐसे ही रहने देंगे। 2 से देते रहेंगे जब तक इसमें जाएगा। 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 हो जाएगा, 225 ऐसे ही रहेगा। उसके बाद फिर हम दोबारा 2 से देते हैं 2, तो यहाँ आ जाएगा 15, यहाँ भी 15 आ जाएगा, 15 दूनी 30, ये 225 ऐसे ही रहेगा क्योंकि भाग नहीं जा रहा है इसमें 2 से। अब हम सीधे देते हैं 5 से या 3 से देते हैं, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, और ये जाएगा आपका 2, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, सॉरी 3 सत्ते 21, 22, ये 75 बार चले जाएगा। अब हम देंगे फिर 5 से देंगे, जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक देते रहेंगे। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, और ये जाएगा 25, 5 कम 15 25 75 आ जाएगा, है ना। फिर 5 से देते हैं इसको, 1 जा तो ऐसे रहेगा, और 5 तियाँ 15, और एक बार फिर 3 से दे देते हैं तो सब में क्या आ जाएगा? 1 1 1 आ जाएगा। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 2 2 2 3, इधर 3 भी है, और 5 और 5, जब इसको सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1800 आ जाएगा आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी की जो चाल है इसमें 5 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करने पर 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटा कम समय लगाती है, तो इसकी सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी की चाल जो है उसमें अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि होती है तो इससे क्या होता है? वो 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे का कम समय लेती है, तो हमको चाल ज्ञात करनी है। तो दोस्तों हम इसको मान के चलेंगे, सपोज चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी कितनी है? 300 किलोमीटर की है। समय हम मान के चलेंगे, यहाँ पर t मान के चलेंगे, और फॉर्मूला लगाएंगे, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। तो यहाँ पर चाल कितनी मान के चली हमने? x मान के चली, दूरी कितनी है? 300, समय कितना हो गया? t, तो t = कितना हो जाएगा? 300/x हो जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ पर मानेंगे जब 5 किलोमीटर की वृद्धि हो जाती कह रहा है, तो उस केस में हम मान के चलेंगे। अब तो अगेन यहाँ पर फॉर्मूला वही लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। ये कब लगा रहे हैं हम? जब 5 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि होगी तो चाल बराबर, चाल कितनी हो गई है? 5 किलोमीटर की वृद्धि होगी, तो हम क्या मान के चलेंगे? पहले कितनी थी? x थी, अब कितनी होगी? x + 5 हो गई, और दूरी तो वही है 300, तो समय कितना है? वो 2 घंटे कम लेती है। तो जितना समय पहले था t, अब क्या करेंगे? t - 2 कर देंगे, तो t - 2 = क्या हो जाएगा आपका? 300/x
x+5 हो जाएगा। तो यहाँ पर t इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 300/x+5, और ये -2 है तो इधर आके +2 में बदल जाएगा। तो यानी कि दोनों साइड से हमने t समय निकाल लिया, इधर भी और जब वृद्धि की तब भी। तो अब इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे इसमें, तो आ जाएगा आपका 300/x हो जाएगा इस t की जगह पर, बाकी ऐसे ही रहेगा। और इसका हम क्या करेंगे फिर x को एक की तरफ ले आएंगे, तो ये बन जाएगा इस तरह से फॉर्मूला आपका, एक समीकरण बन जाएगी कहने का मतलब इस तरह से। अब क्या करेंगे, इसको हम फिर दोबारा एलसीएम लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ x है, यहाँ क्या x+5 है, तो यहाँ क्या करेंगे हम x+5 से क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो x+5 से यहाँ गुणा कर दिया, यहाँ क्या है x+5 है बट x नहीं है, तो हमने क्या कर दिया यहाँ x से गुणा कर दिया, इक्वल टू 2 रह गया। और आगे क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे 300x प्लस इसकी से गुणा कर देंगे, इसकी से गुणा कर देंगे 1500 आ जाएगा, और इधर 300 आ जाएगा। -300 इक्वल टू 2, और नीचे भी लिख देंगे x, और x+5 नीचे भी लिख देंगे इसी तरह से। ये है आपका प्लस में, ये माइनस में, तो कैंसिल हो गया आपका। और ये है आपका x² हो जाएगा प्लस 5x हो जाएगा, और ये इधर आके क्या होगा 2 से गुणा भी कर दिया हमने, और 1500, तो आया आपका 1500 इक्वल टू 2x² प्लस 10x। अब क्या करेंगे, इसको हम तो और शॉर्ट करने के लिए 2 से भागा कर देंगे, सभी जगह पर 2 से भागा करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका ये x² प्लस 5x माइनस 750, ये द्विघात समीकरण बन जाएगी आपकी। हमको क्या करना है, यहाँ पर 5x के ऐसे गुणनखंड करने हैं, यहाँ पर देखेंगे 750x² की ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर क्या है 5x आए। तो x² प्लस 30x माइनस 25x, तो 30 में से 25 गया, 5 आ गया प्लस में, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो 750x² आएगा, और बाकी इसको ऐसे ही लिख देंगे, इन दोनों को ऐसे ही लिख देंगे। तो अब आया यहाँ पर इनके 2 भाग बन गए, एक इतना पार्ट बन जाएगा, एक इतना पार्ट बन जाएगा। इसमें x कॉमन आ गया तो बचा क्या x+30, इतने पार्ट में 25 कॉमन आ गया तो क्या बचा x+30, दोनों सेम आ गए ना, तो यानी कि x+30 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या जाएगा इधर आके माइनस में चले जाएगा 30, माइनस में आ रहा है। बट इधर से करेंगे अगर हम दूसरा भाग पार्ट क्या है x-25 आया है इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 25, तो आंसर क्या रहेगा आपका माइनस में नहीं होगा प्लस में होगा, कि x इक्वल टू आएगा 25, यानी कि सामान्य चाल आ जाएगी आपकी 25 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर जल में यानी कि शांत जल में एक नाव की गति कितनी है 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव 2 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में, यहाँ पर 19 है, 19 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 2 घंटे में धारा के विपरीत है याद रखिएगा, तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे, मान के हम यहाँ पर चलेंगे कि धारा की जो गति है कितनी है x किलोमीटर है, तो स्थिर जल में नाव की चाल कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 11 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विपरीत 2 घंटे में वो कितने जा रहा है 19 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो फॉर्मूला वही लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा आपका दूरी बट्टे चाल। तो समय कितना दे रखा है 2 दे रखा है, दूरी कितनी दे रखी है आपके 19 किलोमीटर दे रखी है, और चाल कितनी है विपरीत दिशा में है तो 11 किलोमीटर दे रखी है, तो हमने मान के क्या चलिए यहाँ पर x माना है, तो हम क्या करेंगे 11 माइनस x कर देंगे, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर निकल जाएगा आपका 3/2, यानी कि 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसकी चाल हो जाएगी। डायरेक्ट करना चाहें तो इस तरह से आप कर सकते हैं, चाल बराबर क्या है दूरी बट्टे समय, ये आपका सामान्य चाल हो गई, और जब धारा के विपरीत जा रहे तो इसको इस तरफ लिख लेंगे। तो धारा के विपरीत कितनी है 11 किलोमीटर विपरीत है, तो 11 माइनस x कर देंगे, और कितना दे रखा है यहाँ पर 2 घंटे में 19 किलोमीटर, तो आपका कितनी चाल हो जाएगी 19/2, यानी कि 19/2 ये वाली चाल हो गई, और धारा के विपरीत जितनी दे रखी है उतना हम माइनस x कर देंगे, बस दोनों को बराबर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये 2 इधर चले जाएगा, सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 1.5 किलोमीटर आ जाएगा ये। क्वेश्चन नेक्स्ट है, यदि x इज़ ग्रेटर देन 0 है कह रहा है, तो 22.5 56 42.5 2x + 1 x - 1 3x और 36, इसका माध्य कितना दे रखा है 30 दे रखा है, तो x का मान ज्ञात कीजिएगा। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को क्या करेंगे हम सबको ऐड कर देंगे। देखो 22.5 56 42.5 2x + 1 और x - 2 दे रखा था, 3x दिया था और 36 दिया था। इनका माध्य कितना था 30 था। कितने थे ये पूरे 7 थे, तो 7 से हम क्या करेंगे भाग कर देंगे।
तो ऊपर ही सॉल्व करके 6x आ जाएगा और इसको आप इधर लेके जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 210 आएगा और यहाँ जितने भी नंबर्स हैं इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये माइनस प्लस करके कितना आएगा, ये 54 आ जाएगा। तो x से बराबर यहाँ पर आ जाएगा आपका 9 आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की 6/4% वार्षिक दर से 9 माह में 16,800 की धनराशि पर प्राप्त होने वाला ब्याज ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसको इस तरह से करेंगे, आपका रेट कितना दे रखा है 6/4 यानी कि कितना आ गया 25/4% आ गया। समय कितना दे रखा है 9 माह, इसको आप ईयर में चेंज कर लेंगे, भागा कर देंगे 12 से, तो कितना आ गया आपका R इंटू टी कितना आ गया 25/4 गुणा 9/12% हो जाएगा ये। अब कितना दे रखा है प्रिंसिपल अमाउंट 16,800 दे रखा है, यहाँ पर 16,800 है, तो 16,800 का हम क्या करेंगे इतना परसेंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 100 कर देंगे तो ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 787.50। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा 787.50। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपना माल जो है 30% लाभ पर बेचता है। यदि क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि होती है और विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती है। एक क्रय मूल्य कह रहा है और एक विक्रय, क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि हो रही है जबकि विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि हो रहा है, तो नया प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। तो दोस्तों माना हम इसमें क्रय मूल्य मान लेंगे यानी कि CP मान लेंगे 100, तो 30% लाभ पर बेच रहा है। कहने का मतलब है विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, अगर 30% निकालेंगे 100 का तो कितना हो जाएगा आपका, ये 30 हो जाएगा, यानी कि 100 + 30 यानी कि 130 रुपये उसका क्या हो जाएगा SP हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है वो, यदि क्रय मूल्य में अब 25% की वृद्धि कर दी जाए, तो CP कितना है आपका, क्रय मूल्य 100 है, 25% की क्या कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए, तो नया जो SP होगा वो कितना हो जाएगा, अब आपका 125 हो जाएगा। यानी पहले CP कितना था 100 था, अब 25% बढ़ा दो, 100 का 25% 25 हुआ, 100 + 25 यानी कि 125 आ गया आपका नया विक्रय मूल्य जब हम 25% की वृद्धि कर देते हैं। तो यानी कि यहाँ पर 125 क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर SP नहीं होगा, यहाँ CP होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है क्रय मूल्य लिखा हुआ, क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि होगी, तो क्रय मूल्य कितना हो गया अब नया वाला 125 हो जाएगा। पहले कितना था 100 था और 25% लाभ पर बेच रहा है, तो SP कितना हो जाएगा आपका 130। अब कह रहा है कि अब विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि की जाए, पहले कितना था 130 रुपये, अब 10% की वृद्धि कर दी जाए, तो 130 का हम क्या करेंगे, हम 10% निकालेंगे, तो 10% की वृद्धि करने के बाद SP कितना होगा, तो 130 का हम क्या निकालेंगे 10% निकालेंगे, तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना 13 रुपये हो जाएगा। और कितना है आपका 130, तो अब नया SP कितना हो जाएगा 130 + 13 यानी कि 143 हो जाएगा ये। तो यानी कि SP कितना हो गया आपका 143, CP कितना था आपका 125, तो लाभ कितना हो गया निकाल लेंगे। तो लाभ बराबर क्या होता है SP - CP, 143 में से हम क्या करेंगे 125 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा ये 143 यानी कि 18 रुपये आ जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, तो प्रतिशत लाभ के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बट्टे क्रय मूल्य। लाभ कितना है 18, क्रय मूल्य कितना है हमारा 125 रुपये है का 100 करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा लगभग 14.4% आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर C आपका राइट होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्दों के बीच वही संबंध है जो दिए गए नीचे शब्दों में संबंध है। गैंडा और सींग का वही संबंध होना चाहिए जो आपके 4 ऑप्शन में है। तो हाथी गजदंत, कुत्ता भौंकना ये नहीं होगा आपका, गाय बछड़ा भी नहीं होगा, गधा रेंकना भी नहीं होगा, तो हाथी और गजदंत आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर निष्कर्ष और कथन दे रखे हैं। तो कथन क्या है देखिएगा, सभी कप जो हैं बोतल हैं, सभी बोतलें पेन हैं। निष्कर्ष निकल रहा है यहाँ पर, तो आपको बताना है, वेन डायग्राम बनाएंगे इसके लिए आप। ये निष्कर्ष है कि सभी कप पेन हैं या सभी बोतलें कप हैं, सभी पेन कप हैं, कुछ पेन बोतलें हैं, और इस आधार पर 4 निष्कर्ष दे रखे हैं, तो कौन सा सही होगा। तो इसके लिए आपको वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो क्या कह रहा है कि सभी जो कप हैं बोतलें हैं, सभी जो कप हैं, सपोज ये कप है आपका, ये क्या है सभी की सभी बोतलें हैं, इनकी B लिख देता हूँ मैं इसको। और आगे कह रहा है दूसरे कथन कह रहा है कि सभी बोतलें यानी कि सभी बोतलें भी क्या हैं पेन हैं।
तो ये हो जाएगा इसका वेन डायग्राम। तो इस वेन डायग्राम को समझिए और आप निष्कर्ष निकालिए। पहला निष्कर्ष क्या करें, सभी कप पेन हैं, सभी कप यहाँ पर हैं, देखिएगा कप कहाँ है, सेंटर में है। तो सभी जो कप हैं वो क्या हैं, पेन हैं, क्योंकि कप जो है पेन के अंदर ही तो है। तो आपका ये निष्कर्ष जो है सही बैठ रहा है। अगला करेंगे सभी बोतलें कप हैं, सभी बोतलें जो हैं क्या कप है, नहीं, बोतल इतने ही तो हैं आपके, बाकी तो नहीं है ना, तो ये रॉन्ग हो जाएगा आपका। अगला कह रहा है तीसरा, सभी पेन कप हैं, सभी पेन कप है, नहीं, इतनी तो कप हैं, बाकी तो पेन है ना, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। कुछ पेन बोतलें हैं, कुछ पेन, ये आपका पेन है और ये बोतलें हैं। तो कुछ पेन जो हैं, इतना वाला जो पार्ट है वो क्या है, बोतल भी हैं, और वो बोतल के हैं पेन भी हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। तो कहने का मतलब है आपका निष्कर्ष के बाद कौन सा ऑप्शन आएगा, देखिए इसको, ऑप्शन नंबर ए वाला सही आएगा। निष्कर्ष 1 और 4 जो हैं ये फॉलो कर रहे हैं, बाकी फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, आपको बेमेल छांटना है, असंगत छांटना है, काली मिर्च, इलायची, प्याज, लौंग। तो यहाँ पर जो है बाकी जो है तो मसाले हैं, है ना, बट प्याज जो है मसाला नहीं है, तो आपका इसमें प्याज आ जाएंगे, डी ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा बताना है, इन दोनों को देख करके। 4, 3, 2 और 21 आए, तो किस तरह से इसको हम एडजस्ट करें कि 21 आ जाए। देखो 4 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा, 4 चक्को 16 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो कितना हो गया ये, 16 और 9 25 हो गया, 25 हो गया। और बाकी इसमें से अगर हम 2 का भी स्क्वायर कर देते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 21 हो गया। कहने का मतलब सबका स्क्वायर कर देना है, पहली 2 संख्याओं को प्लस करना है और इसको माइनस करना है। इसी तरह से 5 का स्क्वायर कर देंगे 25 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 36, 25 और 36 करेंगे, और 3 का स्क्वायर क्या करेंगे, अगर माइनस करें तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 52 आ जाएगा ये, ठीक है। तो यही क्रम आपको यहाँ भी लगाना है। 5 का स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा 25, 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 64, दोनों को प्लस करेंगे 5 4 9, 6 2 8, 89 आ जाएगा, और 89 हो गया। इसमें 4 का वर्ग कितना हो गया आपका 16 हो जाएगा, इसको हम माइनस कर देंगे तो 9 3 आ जाएगा यहाँ पर, 7, यानी कि 73 इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीवा पूर्व की ओर 10 मीटर दौड़कर एक स्टेडियम पहुँचती है, पूरब की ओर जा रही है, 10 मीटर जा रही है। उसके बाद कह रहा है फिर वह दाएं मुड़ती है, दाएं का मतलब इधर को हुआ इसका दायां, और कितने किलोमीटर जा रही है, 20 मीटर दौड़ती है, 20 मीटर दौड़ रही है। फिर दाएं मुड़ती है, तो यानी कि इसका दाएं इधर हो गया, दाएं दौड़ 18 मीटर जा रही है, और संगीत स्टोर तक पहुंचती है। पुनः दाएं मुड़ती है, अब इसका दाएं इधर को हो जाएगा, तो पुनः दाएं मुड़ कर कितना जा रही है, 10 मीटर जा रही है, तो 10 मीटर लिख देंगे। उसके बाद वह बाएं मुड़ती है, बाएं मुड़कर वो 24 मीटर जा रही है। उसके बाद 24 मीटर के बाद वो कहाँ जा रही है, अंत में फिर दाएं, दाएं इधर को होगा ऊपर को इसका, और 12 मीटर दौड़ रही है। तो रीवा के सामने कौन सी दिशा है, तो दोस्तों याद रखिए ये ईस्ट होता है, पूरब होगा, ये पश्चिम हो जाएगा, वेस्ट, ये नॉर्थ होता है, और नीचे साउथ होगा। तो कहाँ की ओर जा रही है, नॉर्थ की ओर जा रही है, यानी कि उत्तर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक निश्चित कोड भाषा में LFDCN को QJGEO लिखा हुआ है, और OGRTV को TKUVW लिखा है, तो उसी भाषा में DHLRW को क्या लिखेंगे। तो दोस्तों इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, L और Q, तो कितने का अंतर है देखिएगा, LMNOP, उसके बाद Q, यानी कि 4 का डिफरेंस है, बीच में 4 का गैप है। F में देखिएगा GHI, फिर J आ गया, यानी कि 3 का डिफरेंस है। D ABCDEFG 2 का अंतर है। CD 1 का अंतर है। LMNO यानी कि डायरेक्ट आ गया तो कोई अंतर नहीं है। वैसे यहाँ भी देखिएगा डायरेक्ट आ चुका है, UVW 0, कोई अंतर नहीं है, यहाँ 1 का अंतर है, यहाँ पर भी 2 का अंतर है, यहाँ पर भी आपका GHIJK 3 का अंतर है, यहाँ पर भी आपका 4 का अंतर है। तो वही आपको यहाँ पर भी फॉलो करना है। तो आपका D है, तो यहाँ पर 4 का डिफरेंस रखना है, यहाँ 3 का डिफरेंस रखना है, इसमें 2 का डिफरेंस, इसमें 1 का डिफरेंस, और यहाँ पर आपको कोई डिफरेंस नहीं रखना है। तो कितना जाएगा, DEFGHI,
H है IGKLM, L है MNO, R है ST, W है, तो W के बाद X हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका, देखिएगा कौन सा ऑप्शन है, IMOTX, IMOTX इसमें आ जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 3 का डिफरेंस होगा, 4 का नहीं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका HIJKL आ जाएगा, तो ILOTX देखेंगे, ILOTX आपका ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि P का अर्थ प्लस है, Q का अर्थ माइनस है, R का अर्थ गुणा है, S का अर्थ भाग है, तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो दोस्तों इसको इस तरह से लिख देंगे, 2/3 S का मतलब क्या लिखा है इसने, प्लस है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, इस भागा है तो भागा कर देंगे। और Q का अर्थ क्या है आपका, माइनस है तो माइनस कर देंगे। और यहाँ पर आपका P है, P का अर्थ क्या है आपका, प्लस है तो प्लस कर देंगे। और R का अर्थ क्या है, गुणा है तो गुणा कर देंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिएगा, 2/3 है तो 2/3 लिख देंगे, यहाँ भागा है तो गुणा कर देंगे और भिन्न पलट देंगे, 3/1 कर देंगे। -7 + 7 गुणा 5 यानी कि 35 हो जाएगा ये, और एडवांस लगा लेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, तो आपका रहेगा खाली 2 रहेगा। -7 + 35 सॉल्व करेंगे, इसको प्लस करेंगे और माइनस करेंगे उसके बाद, तो ये आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप अपनी माँ मेरी की इकलौती संतान हैं, आपके मामा क्रिस्टोफर मरमिया के पति हैं, सोफी मरमिया की इकलौती बहन है, जीनाथन जो है सोफी की बहन का बेटा है, तो आपकी माँ का जीनाथन के साथ क्या संबंध है। तो क्या कह रहा है दोस्तों, इसको इस तरह से करेंगे सॉल्व। आप सपोज आप हैं, व्यक्ति हैं कोई, ठीक है, तो इसमें जो है आपकी माँ, तो यानी कि मेरी है आपकी माँ सपोज, तो ये मेरी आपकी माँ हो गई। इनके भाई का नाम क्या है, क्रिस्टोफर है, तो इसको मैं के से लिख देता हूँ क्रिस्टोफर को, और ये क्या है, इसके भाई हैं। उसके बाद कह रहा है इनके पति क्या हैं, क्रिस्टोफर के आपके मामा क्रिस्टोफर मरमिया के पति हैं। जो क्रिस्टोफर हैं वो किसके पति हैं, मरमिया के पति हैं, तो ये आपका पति हो गए किसके, मरमिया के। इस तरह से चार्ट बना लेंगे। उसके बाद कह रहा है कि सोफ़ी जो है मरमिया की इकलौती बहन है। जो सोफ़ी है वो क्या है, मरमिया की बहन है, तो ये सोफ़ी हो जाएगा और ये बहन हो जाएगा, बहन हो जाएगी मरमिया की बहन कौन सी की, सोफ़ी। उसके बाद कह रहा है वो जीनाथन जो है सोफ़ी की बहन का, सोफ़ी की बहन कौन है आपकी, मरमिया, तो इसका सोफ़ी की बहन का बेटा कौन है, जीनाथन, तो ये इसका बेटा हो जाएगा जीनाथन, बेटा कौन हो जाएगा, जीनाथन हो जाएगा। उसके बाद क्या है, आगे पूछ रहा है आपकी माँ कौन है, मेरी का जीनाथन से क्या संबंध है। तो ये आपकी माँ की भाई का क्या है, बेटा ही तो है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये बुआ का रिश्ता हो जाएगा। इन दोनों में क्या हो जाएगा, बुआ का रिश्ता। तो यहाँ तो बुआ लिखा नहीं है, तो बुआ कहने का मतलब है आपका आपके पिताजी कौन हुए, पिताजी की बहन हो गई, ठीक है, तो यानी कि ए ऑप्शन सही रहेगा। तो यहाँ पर जो है व्यक्ति को अगर अपने आप में रखेंगे तो आपको थोड़ा क्लियरिटी आ जाएगी। तो यहाँ पर जो होगा यानी कि पिता की बहन, यानी कि आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 31 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे ईयर लिख लेंगे, लीप ईयर लिख लेंगे, सेंचुरी लिख लेंगे और मंथ लिख लेंगे इस तरह से। अब क्या करेंगे, ईयर कौन सा है आपका, 2020 का है, तो 2020 में से आप क्या देखेंगे, 20 को देखेंगे और 20 में से एक कम कर देंगे, यानी कि 19 हो गया। और यहाँ लीप ईयर 19 को हम भागा कर देंगे 4 से, तो 4 आपके क्या होंगे, लीप ईयर हो जाएंगे। उसके बाद सेंचुरी 2000 है, 1600 जो सेंचुरी होती है वो क्या होती है, 0 उसका कोड होता है, तो हर 400 साल के बाद क्या होता है आपका ये 0 0 ही रहेगा, तो 2020 भी क्या रहेगा आपका 0 रहेगा सेंचुरी। उसके बाद आपका मंथ है, मंथ कौन सा है आपका, मार्च का है, तो जनवरी का कोड याद रखिएगा। जनवरी में ऑड डेज आते हैं आपके 3, फरवरी में आपके 0 आते हैं, बट यहाँ पर 2020 का है तो आपका लीप ईयर है, तो फरवरी आपकी वैसे 0 होगी, यहाँ पर 1 मानी जाएगी क्योंकि लीप ईयर है 2020। और आपका मार्च का भी आपका कोड होता है 3,
जितने महीने होते हैं उसमें 7 से भागा कर देंगे। जैसे मार्च और जनवरी कितनी होती है, 31, तो 7 से भागा देंगे, 7 चौको 28, 29, 30, 31, बाकी जो शेष बचते हैं वही आपके ऑड डे हो जाते हैं। अब आपका आया यहाँ पर क्या 19 को भी हम क्या करेंगे, भागा देंगे किससे, 7 से, 7 दूनी 14 हो गया, तो कितना बचा आपका 5 आपके शेष बचा, तो ये आपके 5 ऑड डेज हो जाएंगे पूरे। 5 ये हो गए, 4 ये हो गए, 5 4 9, इसको ऐड कर देंगे, 5 4 9 हो गए, 9 और 1 10 हो गया, 10 3 13 हो गया, 13 और 3 16 हो गया। 16 को फिर हम 7 से भागा करेंगे, कितना आ गया, 7 दूनी 14, कितना शेष बचा 2। अगर 2 शेष बचता है तो सोमवार के लिए होता है आपका 1 कोड होता है, 2 कोड होता है मंगलवार के लिए। इसी तरह से क्रम चलता रहेगा। यहाँ पर 2 आया हुआ है तो यानी कि मंगलवार होगा। तो 31 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा, मंगलवार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जिसमें आपको टहलना, चलना और संचलन करना निरूपित करता हो। तो इसका ऑप्शन रहेगा बी, टहलना हो जाएगा अंदर, चलना हो जाएगा फिर, और उसके बाद संचलन, यानी कि संचलन के अंदर ही टहलना और चलना आता है। दोस्तों नेक्स्ट है यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह की, वहाँ पर क्या आएगा, सीरीज दे रखी है 47, 64, 448, क्वेश्चन मार्क है 23, 15, 23, 28 और उसके बाद है 6, 9, 8, 7। तो काफ़ी बड़ी सीरीज़ है लास्ट में, तो इसमें आपको गुणा भी करना पड़ेगा। ठीक है, जब इस तरह की सीरीज आती है तो आपको गुणा भी करना होता है। तो किस तरह से होगा यहाँ पर गुणा, ये देखिएगा। देखो 47 है, 47 में अगर हम इसमें कितना ऐड करें कि 64 बन जाए, 17 ऐड करें लगभग, है ना, 17 ऐड करेंगे, 7 7 14, हाँ 47 और 17 64 हो गया। अब 64 और कोई क्या लाना है, हमने 448 लाना है। देखो यहाँ 4 है, यहाँ क्या है 8 है लास्ट में, तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस अगर हम यहाँ से इधर जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको 7 से, 7 चौको 28, 2 7 से 72, चलिए 7 से गुणा करेंगे। पहले 17 से प्लस किया और 7 क्या किया, गुणा किया। अब यहाँ सीरीज देख लेते हैं क्या है। देखो यहाँ 15 है, 23 15 है और 23 28 है, तो यहाँ प्लस कर रहे हैं हम, क्योंकि प्लस होगा गुणा फिर प्लस होगा फिर गुणा फिर प्लस आएगा यहाँ पर। तो प्लस कितना हो रहा है यहाँ पर, 13 हो रहा है, 13 प्लस हो रहा है यहाँ पर। पहले 17 था, 20 में कहने का मतलब 15 प्लस होगा। तो अगर हम यहाँ पर 15 प्लस करते हैं, 448 में 15 प्लस करते हैं तो कितना आएगा यहाँ पर, 15 तो 8 5 13, 463 आ जाएगा। 400 क्या आएगा, 63 आना चाहिए। तो क्या ये सीरीज सही है, देख लेते हैं। अब यहाँ हमने किससे गुणा किया, 7 से गुणा किया। अब यहाँ गुणा देख लेते हैं, लास्ट वाले में कितने से गुणा कर रखे हैं कि 6987 आ जाए। तो यहाँ पर 2328 है, तो कितने से गुणा की है देखिए, या फिर हम इसको 463 को अगर हम पहले 7 से था, अब हम इसको 5 से गुणा करते हैं दोस्तों। तो 5 3 15, ऐसे लिख हुआ, 7 5 35 और 31, 3 हुआ, 5 चौको 20 और 3 23। हाँ, तो पहले 7 से गुणा किया फिर 5 से गुणा किया, यानी कि कम हो रहा है 2 2। अब हम यहाँ 3 से गुणा करेंगे, तो 3 से गुणा करेंगे, 8 3 24, 2 3 दूनी 6 7 8 और ये 6 9, इतना आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ पर रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ 7 लिखा हुआ है, 7 नहीं होगा यहाँ पर 4 होगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं, इसका आंसर नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पर अगर यहाँ 4 लिखते हैं तो इसका आंसर आएगा आपका 463। तो 463 कहने का मतलब आपका बी ऑप्शन आएगा। तो पहले क्या है, 17 ऑप्शन, यहाँ 17 ऐड है, फिर उसके बाद जो है 1 छोड़ के कितना ऐड है, 15 ऐड है, फिर 13 ऐड है, यानी कि इस तरह के क्रम है 13 15 17, यानी कि 2 2 का अंतर है ना। वैसे अगर गुणा करते हैं तो यहाँ पर है आपका 7 का गुणा है, फिर 5 का गुणा है, फिर 3 का गुणा होना चाहिए था। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है, यहाँ पर जो है क्वेश्चन यहाँ पर 4 होना चाहिए था, 6 9 8 4 होना चाहिए था, तभी ये ऑप्शन आएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन रॉन्ग होगा। तो दोस्तों ये थे रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन। अब हम आगे नेक्स्ट जो है आपका लास्ट सेक्शन लास्ट सेक्शन है आपका हिंदी का। हिंदी में कितने क्वेश्चन होंगे आपके, 20 क्वेश्चन होंगे। तो बात करते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है शुद्ध शब्द कौन से हैं। तो अतिशयोक्ति, दुर्गति, मरीचि और नीरधि। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, अतिशयोक्ति सही लिखा हुआ है, मरीचि भी ठीक लिखा हुआ है, और आपका दुर्गति ऐसे नहीं लिखा जाता है, दुर्गति में ऐसे लिखते हैं, दुर्गति ऐसे लिखा जाता है, तो ये आपका गलत है। नीरधि भी सही है।
तो यानी कि आपका आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य अशुद्ध कौन सा है? भारत के इतिहास में 15 अगस्त का बहुत महत्व है, बिल्कुल सही है। रात उसका नहीं होती, रात उसकी होना चाहिए, ये रॉन्ग हो जाएगा। आज भी लाल बहादुर शास्त्री जी को याद किया जाता है, ठीक है। क्या आप मेरे साथ चलेंगे, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। कौन सा वाक्य अशुद्ध पूछ रहा है? दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों की 4 भेद हैं, तो कौन सा भेद गलत है? तत्सम, तद्भव, विदेशी, यौगिक। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा यौगिक। यौगिक जो होता है भेद नहीं होता है। उत्पत्ति के आधार पर जो होते हैं दोस्तों 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ठीक है। इनकी विदेश भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षी का तद्भव क्या होगा? अक्षी का जो तद्भव होगा दोस्तों होगा आँख। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म कौन सा है? तो यहाँ पर शुद्ध युग्म जो है दोस्तों कंकती और कंघी। कंकती क्या है? तत्सम है, और कंघी क्या है? तद्भव है। बाकी जो है गलत हैं। श्रेष्ठ का श्रेष्ठ नहीं होता है, श्रेष्ठी होता है, नहीं, श्रेष्ठी का सेठ होता है। अरहट ये गलत लिखा है, अर्घट्ट होता है, ये अर्घट्ट का रहट होता है। और मिष्ट, मिष्ट का मीठा, यहाँ ठो लिखा है, मिष्ट होता है, ठीक है। तो ये भी गलत है आपका। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से आपको विलोमार्थी शब्दों के युग्म असंगत जो गलत है उसको बताना है। तो पहला है अथ का इति लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है आपका अवनी, अवनति, पतन, अल्पज्ञ, बहुज्ञ, अनुकूल, प्रतिकूल। तो यहाँ पर जो असंगत है उसको आपको छांटना है। तो यहाँ पर अवनति का पतन ये गलत है आपका, जबकि अवनति का क्या होता है? उन्नति होता है। बाकी अतः का इति सही है, अल्पज्ञ का बहुज्ञ भी सही है, अनुकूल का प्रतिकूल भी सही है। तो अवनति का पतन ये गलत है, और जबकि अवनति का क्या होना चाहिए? आपका उन्नति होना चाहिए। तो असंगत पूछ रहा है, तो असंगत के कारण जो है बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्तक का विलोमार्थी शब्द क्या होगा? तो दोस्तों आवर्तक का होगा अनावर्तक। अगर हम बात करें प्रवर्तक का, तो प्रवर्तक का होता है अप्रवर्तक, आवर्त का होता है अनावर्त, और जो इसमें आपका ये प्रकर्षक है इसका होता है आपका प्रकर्षक का। देखिएगा आप लोग क्या इसका होता है। नेक्स्ट हम जाते हैं अपर्णा। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची बताना है। तो अपर्णा शब्द का पर्यायवाची जो होता है ये होता है आपका पार्वती। बाकी जो है देवगना है, आराधना है, ये औरत, ये इसकी अपर्णा के पर्यायवाची नहीं है। अगर हम बात करें स्त्री, स्त्री जो है औरत का पर्यायवाची है, वनिता है, कांता है, रमणी है, नारी है, अबला है। आराधना की बात करें तो आराधना की प्रार्थना है, पूजा है, अर्चना है। देवांगना की बात करें, देवांगना अप्सरा यानी कि मेनका या देवबाला इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राध शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो राध शब्द का पर्यायवाची जो है कामनी शब्द नहीं है, जबकि अन्य जो हैं आपके रात शब्द के पर्यायवाची हैं। रात शब्द का रजनी भी होता है, यामिनी भी होता है, विभावरी भी होता है। कामिनी जो होता है वो नारी का होता है, स्त्री का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मुकदमा दायर करता है उसके लिए एक वाक्यांश, उसके लिए एक वाक्यांश होता है दोस्तों, वो होता है वादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कहा न जा सके इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो जो कहा न जा सके उसको बोलते हैं अकथनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नी उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? निराशा में, निष्फल में, निष्काम में या फिर निगम में? तो याद रखिएगा निगम में जो है ये उपयोग हुआ है नी उपसर्ग का। बाकी में निह लगेगा, निह धन आशा, निह धन फल है, निह धन निष्कासन है, जबकि निगमन में खाली नी लगेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दिए गए शब्द का प्रत्यय ज्ञात कीजिए। चिल्लाहट है, इसका प्रत्यय हो जाएगा आपका आहट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथोचित में कौन सा समास है इसमें? तो याद रखिएगा अव्ययी भाव समास होता है यथोचित में, क्योंकि यथोचित में जो पूर्व पद होता है वो क्या है इसमें? अव्यय है। तो यथा, इसलिए यथोचित जो है आपका क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जैसे कि आजन्म है, प्रतिदिन है, यथावत है, प्रतिमाह है ना, ये भी किसके उदाहरण हो जाएंगे? अव्ययी भाव के समास, अव्ययी भाव समास इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुत्र शोक में कौन सा समास है? तो याद रखिएगा दोस्तों पुत्र शोक में जो है आपका तत्पुरुष समास है, क्योंकि यहाँ पर जो है पुत्र के लिए यानी कि यहाँ पर शोक है ना, तो के लिए आया हुआ है यहाँ पर, इसलिए जो है कारक चिन्ह का लोप है, इसलिए तत्पुरुष समास में आ जाएगा।
नेक्स्ट कह रहा है कौन सी संधि जो है इसमें युग्म गलत है, गलत आपको छांटना है। अनुदित अनुधन उदित, अवनिंद्र अवनिधन इंद्र, श्रद्धानंद श्रद्धधन आनंद, भूधा भूधन उद्धार। तो दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन गलत होगा, श्रद्ध नहीं होगा, यहाँ पर श्रद्धा होगा, श्रद्धा धन आनंद श्रद्धानंद। बाकी ठीक है, तो गलत आपको इसमें सेलेक्ट करना है, तो सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवन का संधि विच्छेद बताना है। पोधन अन, पवधन अन, पहधन अवन, पवधन न। तो यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, पवन का जो संधि विच्छेद होता है पोधन अन होता है, आयादी संधि होती है। पवन है ना, अव आया है ना इसमें छिपा हुआ है, तो इन दो वर्ड के बीच में अव छुपा हुआ है, तो इसलिए यानी कि यहाँ पर आपका अयादी संधि होती है, तो अयादी संधि यानी कि पोधन अन। इसी तरह से जैसे पवन में आपका अयादी संधि है आपका, उसी तरह से आपका पवित्र यानी कि पोधन इत्र, इसमें भी आपका संधि हो जाएगी पोधन इत्र पवित्र में। नयन निधन अय अन, निधन अन नयन, इसमें भी आपके अयादी संधि होगी और संधि विच्छेद होगा निधन अन। गायक तो गय धन अक, गायक आय आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर भी क्या होगी अयादी संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशर्फियाँ लूटें और कोयले पर मोहर, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो दोस्तों इसका अर्थ है बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना और छोटे छोटे खर्चों में जो है कंजूसी दिखाना, इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट है ठीक ठाक न्याय हो जाना के लिए उचित लोकोक्ति क्या है। तो दोस्तों ठीक ठाक न्याय हो जाना, इसके लिए जो लोकोक्ति है वह है दूध का दूध पानी का पानी। अगर हम बात करें तेल देखो तेल की धार देखो, तो इसका मतलब होता है सावधानी और धैर्य से काम लो। दूसरा है दूल्हा को पत्तल नहीं बजनिए को थाल, इसका अर्थ होता है जिसका जो हक है वह उसे नहीं मिलता है। अगला है तू डाल डाल मैं पात पात, इसका मतलब होता है एक से बढ़कर दूसरा चालाक, यानी कि एक से बढ़कर एक चालाक। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है उद्धव का लेन न माधव का देन, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। इसका अर्थ है दोस्तों किसी से कोई वास्ता न रखना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। इस तरह से आपका जो है एक प्रैक्टिस सेट पूरा हो गया 3 पार्ट्स में। आज के पार्ट्स में हमने चर्चा की रीजनिंग की और हिंदी की। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो और कैसी लगी ये सीरीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और अपने दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।